Hi students, today I am again here with the next topic of and we can say that this is the last topic of your chapter financial management from BST part B, chapter number 9. And here in previous video lecture we are reading about the capital structure, financial planning as well as capital structure. So here I am going to explain about the factors affecting the capital, the choice of fixed capital structure as well as fixed and working capital. So listen, we are reading in capital structure where means the mix of debt and equity is known as capital structure, and we and each and everything we are discussing previous video lecture. So here we are going to discuss about the factor affecting the choice. सो अब देखो होता क्या है, जब हम किसी कंपनी के जैसे किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको डिसाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो भी CEO है वो ऐसे ही एजम्पशन कर लेते हैं कि हम इतने का डेब्ट रख लेंगे और इतने का कैपिटल। उसको बहुत सारे रीजन होते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कंपनी को डिटरमाइन करने के लिए कंपनी कितने का डेब्ट यूज करे, कितना कैपिटल ओनर्स फंड यूज करे। इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो कंपनी के वर्क्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको उन्हीं फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन। सॉल्यूशन, कैश फ्लो पोजीशन means whatever cash generate by the business in a particular period। मान लो होता क्या है, कैश फ्लो पोजीशन कैसे इफेक्ट करता है। मान लो कंपनी ने ज्यादा डेट रेस कर लिया, उस डेट का इंटरेस्ट पेड करना है, इंटरेस्ट पेड करने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है, इनफ्लो और आउटफ्लो को हम लोग अपने अकाउंटेंसी में भी देखा होगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश नोन एज कैश फ्लो। तो हमारे पास क्या पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट करने के लिए कैश अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि डेब्ट के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हमको क्या करना, ऑन टाइम पेमेंट करना जरूरी होता है। तो कैश फ्लो ऑफ पोजीशन को देखकर ही कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा रहेगा, तो कंपनी को डेब्ट यूज करना चाहिए। अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है यानी कंपनी अनेबल है उसको पेड करने में अपने इंटरेस्ट को, जो भी उसके जो फाइनेंस कॉस्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको इक्विटी यूज करना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो हाई रेट से है, यानी कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे रेट से होते हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इक्विटी यूज कर सकता है। लेकिन मान लो अगर कंपनी को प्रॉफिट और डेब्ट भी यूज कर सकता है, लेकिन मान लो कंपनी को प्रॉफिट होने के चांस ही नहीं है या रेट ऑफ रिटर्न क्या है, बहुत ही लो है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए, डेब्ट को कम यूज करके अपना इक्विटी यूज करना चाहिए। सेम सिचुएशन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी जो डेब्ट रेज करेगी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी को अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो ये 1 नंबर में भी कई बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला इसी वजह से लिख दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, इट इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मीन्स व्हाट एवर प्रॉफिट बिजनेस हैव रिमेन आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स, after the interest and tax upon interest, it is known as interest coverage ratio। यानी क्या कि प्रॉफिट क्या बच रहा है बिजनेस के बाद इंटरेस्ट और टैक्स करने के लिए, क्या जो इंटरेस्ट के एक्सपेंस हैं उसको बिजनेस कवर अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका एक फार्मूला प्रीफेंड शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग अपॉन, ये जो भी हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, यानी डेब्ट सर्विस नाम से क्लियर है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी जो डेब्ट कंपनी ने यूज कर ली है उसकी सर्विस मींस डेब्ट की सर्विस क्या होती है, इंटरेस्ट। अगर हम किसी से डेब्ट ले रहे हैं यानी डेब्ट की सर्विस यूज कर रहे हैं तो हमको उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो उसको कवरेज रेशियो ये भी है, डेब्ट सर्विस
कवरेज रेशियो, क्या कंपनी जो भी डेप्ट यूज कर रही है उसको कवर कर पाएगी कि नहीं, कवर करेगी तो कैसे करेगी, ये भी अफेक्ट करता है। अगर कंपनी कवर अप नहीं कर पाती है तो ऐसे सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब क्या इक्विटी से उसको फंड रेज करना चाहिए। अगर इजीली कवरेज कर लेती है तो डेप्ट यूज कर सकती है। कास्ट ऑफ डेप्ट ये भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर कास्ट ऑफ डेप्ट हाई है तो बिजनेस को डेप्ट यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कास्ट ऑफ डेप्ट लो है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, डेप्ट यूज करना चाहिए। यानी अगर हाई है तो कंपनी को डेप्ट की जगह इक्विटी यूज करनी चाहिए, अगर कास्ट ऑफ डेप्ट लो है तो कंपनी को डेप्ट की जगह इक्विटी की जगह डेप्ट भी यूज कर सकती है। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स देखो हम लोगों के पास रेट ऑफ टैक्स के लिए देखो, क्योंकि अगर डेप्ट हम यूज करते हैं तो इंटरेस्ट पेबल ऑन डेप्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस फ्रॉम द प्रॉफिट, सो इट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ equity it's also, so tax rate is also affected to the capital structure. If the tax rate is high in such situation, the business can use the debt, we can say that, but it is not in a particular, up to a particular limit. So same thing, cost of equity, if raising fund from cost of equity is cheaper than debt, then in such situation company should raise the fund from equity, and if the cost of equity is so high the company should use the debt। ठीक, तो अगर कास्ट भी ये अफेक्ट करता है, फ्लोटेशन कास्ट, issuing of security, expense on issuing of securities such as debt and equity both, means we are talking about the when a company going to issue the securities such as what, तो क्या अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, डिवेंचर, ऐसे सिचुएशन में जो अंडर राइटर कमीशन, ब्रोकेज एक्सेट्रा पेड करते हैं वो सारे एक्सपेंस को ही फ्लोटेशन कास्ट बोला जाता है। फ्लोटेशन कास्ट के अकॉर्डिंग अगर फ्लोटेशन कास्ट बहुत ज़्यादा है तो जिस सिक्योरिटी पे ज़्यादा होगा उस सिक्योरिटी को कंपनी को कम यूज करना चाहिए, जिस पे कम होगा उसको ज़्यादा इशू करना चाहिए। ठीक, ये भी इफेक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी में अगर फ्लेक्सिबल देखते हैं तो अगर कंपनी की पॉलिसी फ्लेक्सिबल है तो वो इक्विटी भी यूज कर सकती है। नाउ इसे कंट्रोल, अगर कंपनी अपने जो डाइल्यूट करना चाहती है अपने जो कंट्रोल है उसको, तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अगर वो डाइल्यूट नहीं करना चाहती तो इक्विटी शेयर यूज नहीं करेगी। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट 4 और 5, एटलीस्ट 6 पॉइंट यू हैव टू लर्न, बिकॉज समटाइम it may be asked to you by a case study in which they are asking in last point that write the 4 factor affecting the choice of capital structure. So you have to learn at least 6 point to 10, means 10 पॉइंट यू हैव टू लर्न। आप इस पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि आपसे 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक, सो नाउ ये तो हमारा हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में देखिए फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को लगभग हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा भी है। सो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कैपिटल रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्ट यानी क्या, those investment which are made in long term assets is known as fixed capital investment। so या इसी को हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नाउ we can also explain the long term meaning of long term assets। long term assets are those assets which benefits available for the business more than 3 year 4 year, so we can say that they are long term assets। then after investment in fixed assets is for longer duration and they must be financed through long term source
of capital such as owner's fund and borrow fund, and these decisions involve huge capital of fund are not reversible without the incurring heavy losses. Now listen, I am already told you कि जो अमाउंट फिक्स्ड कैपिटल यानी क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। अब इन फिक्स्ड कैपिटल को यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो बिजनेस में लंबे समय तक रहते हैं बिजनेस के साथ, 1 साल से अधिक, 3 साल से अधिक, ठीक, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। और कह रहा है कि लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो भी लॉन्ग टर्म सोर्स से ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो सुनिए, अगर आपको मशीन खरीदनी है 50 लाख की, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको 50 लाख की क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। आपके पास मान लीजिए अवेलेबल 40 लाख है, 30 लाख है, तो जो भी अमाउंट की शॉर्टेज पड़ रही है, अगर आप शॉर्ट टर्म सोर्स से लेंगे विदिन द पेबल, विदिन द शॉर्ट टर्म मीन्स विदिन पेबल 1 ईयर, तो आपको पता चलेगा आपका अगर पोजीशन सही नहीं है या एक ही साल में वो आ गया अपना 10 लाख 20 लाख लेने, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म फंड तो यूज कर नहीं सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो सोर्स भी कहाँ से आनी चाहिए? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म सोर्स से। सो हियर इट इज रिटन दैट investment in fixed assets is for longer duration and they must be financed through the long term source such as owner's fund. Owner's fund means equity share, preference share, or borrow fund, debenture or public deposits and loans. The decision involve huge capital fund are not reversible means अब ये डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें क्या यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में एक बार जब डिसीजन ले लिया जाता है तो उसको बिना हैवी लॉस के रिवर्सेबल नहीं किया सकता। अब जैसे क्या, मशीन को अगर हम लेके आए हैं और फिर ये सोचें कि अब हम क्या करें, वापस कर दें मशीन, तो ऐसा तो है नहीं। मशीन को हटाएंगे, दूसरा रिप्लेस करेंगे या बेचेंगे तो हमको कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉस होना है। तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल। Now, what are factors affecting the fixed capital requirement? Means अब बिजनेस को अगर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उस फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, उस फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को क्या क्या अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ लिसन, वी कैन आल्सो रीड seen that we have two type of nature of business, means one manufacturing and second one trading, and we can also see that the service industry, service provider business. So here if we can easily say that if a company is a manufacturing company, he is required more investment as a fixed capital in comparison of trading company। मीन्स अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बड़े बड़े उसको थिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जबकि अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको उतना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी अफेक्ट करता है। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स we can also see that if a business organization in work as a large level, means at a broad level, in comparison of if a small business organization is there, both have requirement of fixed capital is lost. Means अगर एक बड़ा कंपनी है, एक छोटा कंपनी है, तो बड़े कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और एक छोटी कंपनी है तो उसमें छोटे कंपनी है तो उसमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। तो यानी बिजनेस की स्केल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। नाउ चॉइस ऑफ टेक्निक। अब देखिए चॉइस ऑफ टेक्निक, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि एक टेक्निक वर्क में और नॉन टेक्निक वर्क में किसमें अमाउंट ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। चॉइस ऑफ टेक्निक, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है if a business organization choose techniques, means such as a work on machinery instant, and one business organization we can say use the means
one business organization use the capital intensive, and second one is used as means machinery intensive we can say, and second one is used the labor intensive. Then in comparison of machinery intensive, the machinery intensive is required more fixed capital in comparison of labor intensive. अगर मान लो किसी वर्क को लेबर कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लो जैसे एक मिट्टी का गड्ढा है उसको लेबर करना है, तो वहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव लगेगा तो उसमें कैपिटल कम लगेगी। अगर हम ये सोचे कि मशीन से, तो मशीन परचेज करना पड़ेगा, मशीन की इन्वेस्टमेंट होगी हैवी, तो वही चीज़ है कि लेबर इंटेंसिव में कम लगता है, जबकि हमारा क्या चॉइस ऑफ टेक्निक है, और अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो उसमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Now growth prospects we can say that if a business organization want to grow up, extension of diversification of their business, in such situation they are required more fixed capital. मान लो कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोच रहा है एक ब्रांच और खोलेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, चलो एक प्रोडक्ट और बना रहे थे एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएंगे, ठीक, एक्सपेंड करेगा वो अपने आप को। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्टर्स आल्सो एक्सपेंड, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टर्स क्या करता है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टर्स भी एक्सपेंस करता रहता है, मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है, ठीक। डाइवर्सिफिकेशन मैंने इसी में कवर अप कर लिया कि एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब उस प्रोडक्ट के साथ साथ में हम दूसरे प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तो दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, उसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं फिर से नई सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, नई मशीनरी लानी पड़ेगी, ठीक। तो ये हमारा था फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखो बच्चों, चीज़ें बिहेवियर हैं, एग्जाम्स जो हमारे बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके नज़दीक हैं, उनको भी सारी चीज़ें, और जो हमारे बच्चे प्रेजेंट टाइम में ड्यूरिंग लॉक टाइम दे आर स्टडी एट देयर होम, दे हैव आल्सो टू रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। सो after reading this means topic, you have to revise this and everything yourself. So now we are going to read about the working capital. Now listen, अब working capital क्या होता है, तो working capital it's refer to capital required for day to day working of business organization. Means if in any business organizations whatever money is required, whatever capital is required to operation of their day-to-day activities, they are known as working capital. Now listen, it also refers excess of current assets over current liability. देखो होता क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए अब ऐसा है ना कि मशीनें सेट कर लिए, बिल्डिंग ले लिए, प्लांट खरीद लिए, यानी क्या ये सारी चीज़ हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट खूब बढ़िया से बिल्डिंग बन गया, मशीनरी लग गई, तो अब हमारा बिजनेस चलने लगेगा, अब हमको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। अब ऐसा होता क्या है, होता ये है कि जब सारी चीज़ें मशीन लग गई, सारी चीज़ें हो गई ओके, तो अब उसको चलाने के लिए भी तो डेली खर्च आएगी। अब डेली खर्च में लेबर्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, इन्वेंट्री का टर्नओवर, फिक्स पैकेजिंग है, एक्सेट्रा, मीन्स लॉट ऑफ एक्सपेंस आता है। उसके बाद भी जो रोजाना बिजनेस को करना होता है तो वो क्या होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो डे टू डे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है डे टू डे ऑपरेशन के लिए बिजनेस के, वो वर्किंग कैपिटल होता है। इट्स रेफर टू एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी से जितना अधिक होगा वो हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा, ठीक। और वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट में भी कहीं दिखाया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें पहला क्या होता है, एक ग्रास वर्किंग कैपिटल होता है, एक नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो ग्रास वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स इज कॉल्ड ग्रास वर्किंग कैपिटल। अगर हम केवल करेंट एसेट में, जैसे करेंट एसेट सबको पता है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड विदिन इन कैश विदिन अ सिंगल ईयर, मींस विदिन द 1 ईयर, सो दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी, the liability which we have to pay within 1 year is known as current liability. तो whatever excess on current assets
ऑन करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो ग्रास वाले में बोला गया कि केवल जो इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स में किया जाता है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स में किया जाता है वो हमारा क्या है, ग्रास है। इसको बोला गया ग्रास वर्किंग कैपिटल, ठीक। और इसको बोला गया नेट वर्किंग कैपिटल, यानी क्या कि करेंट एसेट्स माइनस एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी, इस टोटल को बोला गया नेट वर्किंग कैपिटल, ओके, या वर्किंग कैपिटल। नाउ अब देखो इसको भी फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड हेडिंग सेम है और सेम चीजें भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बस। ये फर्स्ट हेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, वी कैन आल्सो से दैट इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, sorry, we can say that if a business organization is trading organization in or service providing organizations, they have require less working capital, ठीक। और सेकेंड थिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस अगर छोटे स्केल पे है तो उसमें कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की, बड़े स्केल पे है तो ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन आफ्टर सीजनल फैक्टर, seasonal factor we can also see that by the example during the season the business is required more working capital in comparison of off season, means we can say that अगर मान लो कोई वूलन कपड़े की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेट होती है या वो एक्टिव रहती है केवल 4 महीने। ये स्टार्टिंग के मतलब अब ये ठंड स्टार्ट होने से 3-4 महीने पहले से काम करना स्टार्ट होते हैं, बीच में जाके फिर वो बंद होते हैं 1-2 महीने। या ऐसे न कह के शुगर फैक्ट्री ले लो, शुगर फैक्ट्री भी एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है और उस सीजन के बाद वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो जब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो उस समय उसको वर्किंग कैपिटल की फिक्स तो अपनी जगह पे सारी मशीनें रहेंगी, लेकिन जब मशीन चलेगी तो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चलेगी। यानी क्या, जब ऑपरेट होता रहेगा तो सीजनल फैक्टर भी अफेक्ट करता है, यानी कि ड्यूरिंग द सीजन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल इन कंपैरिजन ऑफ सीजन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक। नाउ क्रेडिट अलाउड, तो ऑफ सीजन के बाद उसको क्या होता है, जब बिजनेस बंद है, कोई काम नहीं है, यानी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो उस समय तो उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, ठीक। ऐसे ही देखिए क्रेडिट अलाउड, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अपने कस्टमर्स को ज्यादा दिन के लिए उधार देगी, यानी उसकी क्रेडिट पॉलिसी लंबी ड्यूरेशन के लिए है, तो उसका पैसा क्या होगा, कस्टमर के पास ज्यादा दिन तक फंसेगा, तो उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। लेकिन अगर वही क्रेडिट अलाउड जो पॉलिसी है वो बहुत ही लोअर है, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में उधार देगा, एक ही हफ्ते में उसके पास कैश आ जाएगा, 4 दिन में कैश आ जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम पड़ेगी, ठीक। क्रेडिट अवॉइड, सेम थिंग हियर, credit allowed the business organization allowed the credit facility to their customers and according to the credit policy they have to require working capital. If the credit policy is more flexible, we can say that for a long duration, then they are required more working capital. In last then they have required less working capital. Same thing, credit avoid means when a supplier of raw material, we can say that giving credit facility to the manufacturer, it's also affect the working capital requirement. जैसे क्या, अब मान लो सप्लायर ने क्या किया कि दे दिया, ले जाओ 2 महीने तक आप मेरा सामान यूज करो, 2 महीने बाद हमको पेमेंट करना, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, हमको पेमेंट करना नहीं है। उस करंट जो हमने माल खरीदा हुआ है, जो स्टॉक है, स्टॉक रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल का अमाउंट 2 महीने तक मेरे पास पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, एक काम करो, कैश परचेज करो, कैश लेके जाओ, या एक ही वीक में जाओ, तो हमको कैपिटल रिक्वायरमेंट तुरंत पड़ेगी। तो वही चीज़ है ये क्रेडिट अवॉइड, ठीक।
इन्फ्लेशन भी अफेक्ट करता है। अगर रॉ मटेरियल या किसी भी चीज़ के प्राइस जो फ्लैक्चुएट होते हैं, अगर इंक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, फ्लैक्चुएशन कम होगा तो प्राइस कम होगी। तो देन आफ्टर ऑपरेटिंग इफिशियंसी भी इफेक्ट करता है बिजनेस के। ऑपरेटिंग इफिशियंसी मीन्स अब बिजनेस अच्छी इफिशियंसी पे चलेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर इफिशियंसी ज़्यादा खराब है, वर्क कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में कम पड़ेगा। सो इफ dear students, if you get each and everything what I am explained here, so like and comment please, and share this channel more and more.